धनंजय सर, हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन ने जो मामला दर्ज कराया ईडी के अधिकारियों को लेकर के कि किस तरीके से ईडी उनके आवास पर जब गई दिल्ली स्थित, वहां पर कैसे आदिवासी समाज को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई, उसी के लिए वो छापेमारी की गई। अब ईडी इस मामले को लेकर के झारखंड के हाईकोर्ट पहुंची है। वो वहां ये गुहार लगा रही है कि भाई हमको झारखंड पुलिस से बचा लीजिए, हमें सीबीआई से हमारे मामले की जांच करा लीजिए। तो अब ईडी का ये जो डर है चुनाव के बीच में, वो कितना महत्वपूर्ण है? चुनाव पर इसका क्या कुछ असर होगा? और खास करके अगर हम आदिवासी वोटर्स को देखें धनंजय सर। देखिए, जब बदले की कार्रवाई होगी तो दूसरी तरफ से भी एक्शन होगा, या कहिए एक्शन का रिएक्शन होगा, वो लाजमी है। कोई हल्का मारे, कोई मजबूत मारे, यही हो सकता है कि एक ने ज्यादा जोर से मार दिया, एक ने हल्के से मार, लेकिन मारेंगे तो दोनों ही। सभ्य समाज में क्या कल्पना है? सभ्य समाज में कल्पना है कि हम दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। इसी को सभ्य समाज कहते हैं। गुंडा समाज किसको क्या कहते हैं? गुंडा समाज कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को मार देंगे, या हम मार दें पहले आपको, या आप मार दें मुझको। यही चलता है। सरकार को सभ्य समाज की तरह चलना चाहिए होता है, लेकिन क्या ये सरकार सभ्य समाज की तरह चल रही है? सभ्य समाज की सरकार की तरह चल रही है? और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो शीर्ष पर है, वो सबके ऊपर है। तो जिस तरह से जाति, धर्म, दूसरी पार्टियों के खिलाफ नफरत पिछले 10-12 सालों में बोया गया है, वो धीरे धीरे बड़ा होगा ना। आप याद कीजिए, संजय सिंह जब जेल से छूट करके आए, अभी रिहा होकर के आए, रात में जो उन्होंने भाषण दिया, उसमें क्या भाषण दिया कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी केस हो सकता है। ईडी के ऊपर केस होना तो छोटी बात है, कि प्रधानमंत्री के ऊपर भी इस बंगाल में केस हो जाएगा। जब मुख्यमंत्री आ सकता है पुलिस स्टेशन या कोर्ट में, तो प्रधानमंत्री भी आएगा। मुख्यमंत्री अगर जेल जा सकता है तो प्रधानमंत्री भी कल जेल जाएगा। तो आप बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए जो कहावत है, वो तो होगा। तो मुझे लगता है जो किया है उन्होंने अपनी तरह से, एक राजनीतिक लड़ाई है। दोनों राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। बीजेपी भी राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है, राजनीतिक गुंडागर्दी बचाव में जो है उसने भी अपना हाथ पैर मारा है हेमंत सोरेन ने। अगर कोई करप्ट व्यक्ति है, मान लिया कि करप्शन किया, करप्शन पे कार्रवाई होना जरूरी है, जायज है, सही है, कोई ठहरा उसको झूठा गलत नहीं ठहरा सकता। लेकिन करप्शन के चार्ज को आप सही तरीके से करोगे। ईडी ने जो कार्रवाई की है, और आज प्रेम प्रकाश वाले मैटर पे भी, हालांकि कल भी एक मैटर पे ईडी को बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि कब तक आप बंद रखोगे। संजय सिंह वाले मैटर पे भी बोला, एक ऑफिसर के मैटर पे कल बोला है कि ऑफिसर को इतने समय से आपने बंद किया हुआ, किस आधार पर बंद किया? कोई ट्रेल नहीं है, कुछ नहीं है, और आप बंद कर देते हो। प्रेम प्रकाश जो हेमंत सोरेन के सहायक थे, उनके उनके मामले पे भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 18 महीने से जेल में बंद है, आप सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करते हो, क्यों ऐसा करते हो? 3 महीने का जो है चार्जशीट दायर करने का दायरा तय किया गया, उसके भीतर क्यों नहीं दायर करते हो आप? तो ईडी आरोपित है। ईडी को आरोपित नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। ईडी का कोई पॉलिटिकल जो है लाभ नुकसान नहीं जोड़ना है। ईडी को ईमानदारी से पद की जो गरिमा है उसको बनाए रखते हुए काम करना चाहिए था। क्या ईडी ने वो काम किया? 3,000 लोगों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, या कहिए कि 2018 के बाद जब नया कानून बना पीएमएलए, उसके बाद 3,000 रेड, सरकारी डेटा है, मैं नहीं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, 3,000 रेड्स डाले गए। 1 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, अटैच की गई। उसमें से 23 मामलों पे कन्विक्शन हुआ है। 869 करोड़ रुपए उससे की प्रॉपर्टी या कैश या जो भी है वो सीज किया गया है। तो 1 लाख करोड़ और 869 करोड़, इसमें अंतर है। 3,000 केस और 23 केस अंतर है। ये कौन समझेगा? किसको समझाएंगे? और चूंकि हमारा देश जो है एक गरीब देश है, कम पढ़ा लिखा देश है, अभी भी 40% लोग इस देश के अशिक्षित हैं। पढ़े लिखे लोग में भी वो जातियों में बटे हुए हैं। जाति का अहंकार उनके भीतर है, पैसों का अहंकार उनके भीतर है, धर्म का अहंकार उनके भीतर है, धर्म को लेकर के नफरत है उनके मन में। तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जो अपेक्षा की जाती है हमारे देश में, वैसे लोग बहुत कम हैं। उनको पढ़ा लिखा कहा जाना सही नहीं है। वो अगर आईएएस ऑफिसर भी बन गए हैं तो आईएएस ऑफिसर एक ट्रेनिंग ली है, पढ़ाई की है, और यह आईएएस ऑफिसर बन गए। लेकिन आईएएस ऑफिसर की मानसिक दशा जिस तरह की होनी चाहिए, क्या हमारे देश के सारे आईएएस ऑफिसरों की वो मानसिक दशा है?
हमारे मंत्रियों की मानसिक दशा वो है, ये दुर्भाग्य की बात है, विडंबनापूर्ण है। इससे कैसे लड़ा जाएगा? ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि 10 वर्षों में बीजेपी ने सब गड़बड़ कर दिया है, सब घाल-मेल कर दिया है, और इतना भयंकर घाल-मेल कर दिया है कि 600 वकीलों से वो लेटर लिखवाता सीजीआई को कि कोर्ट पे जो है दबाव दे रहा है, और प्रधानमंत्री भाषण देते हैं कि कांग्रेस, भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी जो है अब न्यायालय को प्रभावित करना चाहती है। कौन प्रभावित करना चाह रहे हैं? न्यायालय कैसे प्रभावित हो जाएगा? और न्यायालय प्रभावित हो जाएगा तो देखने वाले और लोग हैं कि नहीं? प्रधानमंत्री जब प्रभावित हो जाता है, किसी खास के लिए काम करने लगता है, पेटीएम का विज्ञापन कर देता है, तब प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आरोपित लोग दूसरे लोग पे जब आरोप लगाते हैं, उसके आधार पर जब केस दर्ज होता है, तो अपने ऑलरेडी वो फर्जी टाइप का केस होता है, जो केजरीवाल कहते हैं या जो संजय सिंह कहते हैं, जिसको आपने ईडी ने गिरफ्तार किया कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग किया है, और उसने आपको पैसा दे दिया, फिर उसको आप जमानत दे देते हैं, फिर उससे सरकारी गवाह बनाते हैं, फिर उसको अप्रूवर बनवा लेते हैं, ये कि ये आप आरोप लगाओ, आरोप लगाता है, उसके आधार पर आप अरेस्ट कर लेते हो। ये क्या है? ये दिखता नहीं है? प्रथम दृष्टया दिखता है। अब सुप्रीम कोर्ट भी ढेर सारी जगहों पे बिजी है, कितना यही सब। अब हम लोग पढ़ पढ़ के थक गए हैं। रोज सुप्रीम कोर्ट 5, 7, 10 मामलों पे अपने वर्डिक्ट दे रही है। क्या है ये? देश सुप्रीम कोर्ट चलाएगा? सबका विवेक मर गया है। फाइनली हर कोई जिम्मेदारी वाले पोस्ट पे है, संवैधानिक पद पे है, या तो इन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों के खिलाफ मुकदमा करना होगा, उनकी सुनवाई होगी और उनको हटाया जाए। कोई देखिए वहां के मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, खुद प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं। तो शर्मनाक है। ये सभ्यता वाली भाषा तो है नहीं, सभ्य लोगों की भाषा है नहीं। तो मुझे लगता है जो हो रहा है अब यही नियति है, यही होना है। हम लोग तमाशबीन हैं, क्योंकि हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। हम लोग रोज सुबह से शाम तक जो है पढ़ते हैं, देर रात तक इस पे बात करते हैं, लेकिन बात करने से होता क्या है? पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक ने जिन नेताओं को चुना है उनको क्या चाहिए? तो बड़ा निराशाजनक भी है, लेकिन ये है कि शायद बदलेगा, आज नहीं कल बदलेगा, लेकिन बदलेगा तो बहुत कुछ डैमेज होने के बाद बदलेगा। जी नरेंद्र सर, इस समय चूंकि चुनाव का दौर चल रहा है, चुनाव के भाई 2 चरण की नामांकन भी लगभग खत्म हो चुके हैं, पहले चरण का खत्म हो चुका है, दूसरे चरण का खत्म होने वाला है। ईडी का ऐसे समय में कोर्ट में गुहार लगाना, क्या इसके सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि जो इस समय जब ये दिखने लगा, जैसा अभी शैलेंद्र भाई कह रहे थे कि भाई वोटों का नुकसान निश्चित तौर पर हो रहा है, तो जब ये दिखने लगा कि आदिवासी समाज में की जो नाराजगी है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर के, उसके बाद कल्पना सोरेन का इंडिया गठबंधन के मंच पर आ जाना, तो इन सबसे जो नुकसान था, आदिवासी समाज के वोटों के बिखरने का जो डर था, उससे एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है ईडी को हाईकोर्ट भेज करके, गुहार लगवा करके। अब कुल मिला करके है कि लीपापोती करके किसी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट हो कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हो नहीं रहा था और समाज का अपमान नहीं हुआ है, तो इस तरीके की चीजें दिखाया करके और फिर से वोटों को इकट्ठा किया जा सके। देखिए, समाज का अपमान जो है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी है जो हमारी संवैधानिक संस्था है, जो ईडी है, उसका अपमान। ईडी को आपने जो है, ईडी एक ऐसी संस्था है जो कोई वित्तीय गड़बड़ी करता है उसके मामलों को जांचता है, और देश में भ्रष्टाचार ना हो, कोई गलत तरीके से पैसा जमा ना करे, इसकी वो देखभाल करता है, इसकी रोकथाम करता है। ये ईडी का काम है। लेकिन ईडी आज क्या हो गया है? ईडी को क्या कहा जा रहा है? ईडी विलन के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है। ये तो अच्छी बात है कि करप्ट आदमी को पकड़ता है ईडी, लेकिन अब ईडी की जो छवि हो गई है प्रचारित पिछले 3-4 सालों में, वो छवि है कि ईडी जो है विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है विपक्ष के नेताओं को। तो ईडी जो है विलेन हो गया है। और आप अपनी लाइफ में देखिए या सिनेमा में भी देख लीजिए कि जब विलेन पिटता है ना, तो पब्लिक ताली बजाती है, देखने वाला ताली बजाता है, जिसका कोई लेना देना नहीं। विलेन ने किसी और के साथ बदमाशी की थी, किसी और के साथ बदमाशी की थी, उसको पीटने वाला कोई और है, लेकिन ये खुश होता है कि अच्छा खूब पीटो। तो इसी तरह से जो हमारे समाज में छवि है इन संस्थाओं की, जिसे आप गौर कीजिए, जब पुलिस वाले को कोई मार रहा होता है तो पब्लिक बचाने नहीं जाती है, पब्लिक आती है 2 लात और मारती है। क्यों मारती है? क्योंकि पब्लिक में पुलिस वाले की छवि खराब है। वैसे ही ईडी की छवि खराब हो गई, और ईडी एकदम जो है नरेंद्र मोदी जी या कहिए जो सत्ता है उसका कठपुतली बन गया है, उसके इशारे पे डंडा चला रहा है।
किसी को पकड़ के जेल में बंद कर दे रहा है। ये आम आदमी के बीच छवि जा रही है। जो आदिवासी समाज है उसके बीच और ये छवि जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी वंचित समाज है। जैसा कि शैलेंद्र भाई ने कहा और डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी ने भी कहा, आदिवासियों की स्थिति बताई। आदिवासी को आप वनवासी कह देते हो तो छल होता है। अब ये इस देश का आदिवासी समाज अभी नहीं समझ पा रहा, उसको लग रहा है कि हमको ये हिंदू राष्ट्र हो जाना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र बनेगा वैसे ही जो है मुसलमान सब खत्म हो जाएंगे, और हमको हर किसी को सोना मिलेगा, 1-1 किलो सोना मिलेगा, और जीवन भर मुक्त जो है जीवन जीते रहेंगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सब मुसलमान खा जा रहे हैं। ये जो बांटा गया है 10 साल में, ये बताइए कि अभी जो बात कर रहे थे राजाराम भाई, 10 साल में क्या विकास हुआ? एक आध विकास का नाम लीजिए। मोदी जी खुद ही नहीं गिना पा रहे हैं, आप हम उनके भक्त क्या गिनाएंगे? वो कहते हैं राम मंदिर बनाया, वो कहते हैं 370 खत्म कर दिया, वो कहते हैं सीएए बना दिया, वो कहते हैं 3 तलाक खत्म कर दिया। ये बताइए, जो चारों चीज गिनाते हैं उसमें आम आदमी का, आपका, मैं आपसे सवाल करता हूँ और जो हमारे दो साथी, उनका क्या हित है? 370 खत्म हो गया, उससे मुझे क्या मिला? राम मंदिर बन गया, उससे मुझे क्या मिला? क्या इस देश में कोई मंदिर नहीं था अब तक? ये ज्ञान बांटते फिरते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने का हमको नहीं था। हनुमान चालीसा पढ़ना गलत है क्या? कौन कहता है गलत है? कानून बना दो कि 24 घंटा हनुमान चालीसा पढ़ना है पूरे देश के नागरिकों को। तुम भी पढ़ो बैठ करके, हम सब मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ें। कोई दिक्कत है क्या? बनाओ ना कानून ऐसा। तुम जो है दुनिया भर घूमते रहोगे, मट्ठा मलाई खाते रहोगे, और जो कमजोर आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको 5 किलो अनाज देके कहते हो कि भजन गाओ। तो ये 5 किलो अनाज वाला भजन कब तक गाएगा भाई? और वो भी 5 किलो अनाज वाला जो है, जो आदिवासी समाज है, जो गरीब समाज है, उस तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो कहता है आधार कार्ड बनाओ, अंगूठा लगाओ, सब आदमी को लेकर के आओ, जितने आदमी मेंबर हैं, ऐसे ऐसे कानून बनाए। और उस समाज के पास जहाँ पे अनाज की कमी है, जहाँ घर की कमी है, जहाँ शिक्षा की कमी है, वहां डिजिटल कर रहे हो चीजों को आप। तो अब जिसे आप याद कीजिए कि जब ये कोरोना वैक्सीन दिया जा रहा था, कितने लोग डरे हुए थे। आज भी डरे हुए, आज भी लोग कह रहे हैं कितने जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उसकी वजह कोरोना वैक्सीन है। तो इतना सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है संदेह को खत्म करना या कम से कम करना। ये ऐसी सरकार है 10 साल से जो संदेह को पहाड़ पे चढ़ा दे रही है, शीर्ष पे लेके चली जाती है। संदेह ही इस सरकार की पूंजी है। नफरत इस सरकार की जो है पूंजी है। नफरत खड़ा करो, झूठ बेचो, नफरत खड़ा करो और संदेह पैदा करो, हर आदमी के भीतर संदेह डाल दो। और आप गिनते रहो, कोई राम के नाम पर मांग रहा है वोट, कृष्ण के नाम पर मांग रहा है वोट। अरे राम और कृष्ण के नाम पे भीख मांगा जाता था भाई। दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला सीताराम, हमारे गांव में याद है। तो ये भीख नहीं मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि हम जो देश की संपत्तियां बेच रहे हैं, हमको अपराधी मत कहना तुम, और तुम अपने कर्तव्य ध्यान रखना। ये कर्तव्य को ध्यान रखा रहे हैं। जो संविधान बना है वो अधिकार को ध्यान देने की बात करता है। वो कहता है कि हम सबके साथ समानता का भाव रखेंगे, सबको न्याय देंगे, सबकी गरिमा का ख्याल रखेंगे। ये कहते हैं तुम क्या कर रहे हो देश के लिए? तो मुझे लगता है कि आदिवासी समाज हो या सामान्य समाज हो, जो जिसको आप कहते हैं ओबीसी समाज, दलित समाज, सब जो है कंफ्यूज समाज हो गया है। भारी कंफ्यूजन है, और वो भगवान के नाम पर कंफ्यूजन है, मुसलमान के नाम पर कंफ्यूजन है। वो कंफ्यूजन कब दूर होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक दूर होगा तब तक देश बर्बाद हो चुका होगा, और फिर देश को संभालने में 50 साल लगेगा। क्योंकि अनपढ़ों की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। ये जर्मनी नहीं है, ये फ्रांस नहीं है, ये रसिया नहीं है, ये हिंदुस्तान है, जहाँ अभी भी लोग भगवान के भरोसे बैठे हैं, भगवान को जी सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन जी भगवान सर्वोपरि नहीं है, संविधान कहता है कि सरकार सर्वोपरि, सरकार व्यवस्था करेगी। हम सब अपनी अपनी चीजें देते हैं सरकार को टैक्स के तौर पे। और ये देखिए ना, एक और देखिए, बड़ा भयंकर ये क्रिएट किया जाता है कि टैक्स टैक्स देता है, जो पैसे कमाता है वही टैक्स देता है, मतलब जो करोड़पति है वो टैक्स देता है, जबकि ये झूठ है। ये कहते हैं किसान टैक्स नहीं देते हैं। ये जो नौ पढ़े लिखे लोग हैं बोलते किसान कहाँ टैक्स देता है, वो तो उसकी सारी इनकम टैक्स फ्री है। अबे गधे, वो जो जीएसटी भरता है, सामान खरीदता है, बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, जो खेती के सामान खरीदता है, मशीनरी खरीदता है, सब पे टैक्स लगता है, और सब उससे छीन लेते हो। तुम उसको देते क्या हो बदले में? तो ये जिस दिन समझ में आएगा
इनको भागने की जगह नहीं मिलेगी। जिसे हिटलर को समझने वाले लोग, हिटलर को समर्थन देने वाले लोग आज कहाँ है? कोई खड़ा होकर कह सकता जर्मनी में कि मैं हिटलर का समर्थक हूँ, हिटलर बहुत महान व्यक्ति था? कोई है पैदा वो लिया? यहाँ भी वही होने वाला है। 10 साल लगे, 20 साल लगे, 30 साल लगे, लेकिन यहाँ भी हम मारे जाएं, हमारी बाद की पीढ़ी मारी जाए, लेकिन एक पीढ़ी आएगी जब इनको निपटाएगी, क्योंकि इनके अंदर वो डेवलप करना, मनुष्यता डेवलप करना सबसे जरूरी है। ये जानवर है, तो जानवरों वाला जो भाव लेकर के आ रहे हैं, वो गुंडागर्दी का भाव इसी को कहते हैं कि मैं आपको मार दूं, आप मुझे मार दो, जो ताकतवर है वो दूसरे को खा जाएगा। ताकत से सभ्यता नहीं चलती है, सभ्यता चलती है दिमाग से, सभ्यता चलती है विवेक से। तो विवेक इस्तेमाल जी। करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के प्रति सम्मान, गरिमा का भाव रखना बहुत जरूरी है।